सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी अपने आप को बता रहे थे, वो तो निर्दलीयों के साथ में घूम रहे हैं। देश खतरे में है, राष्ट्रवाद की बात करने वाले सारे बीजेपी का साथ छोड़ के भग गए। प्रधानमंत्री हमारे बाईतू के अंदर आए, स्पेशल बाईतू की सीट के लिए वो रैली की थी। 25,000 पीछे रहा था वहाँ के बीजेपी का कैंडिडेट। तो मोदी जी की बातों में वो दम नहीं है। जनता का रुख इस बार कांग्रेस पार्टी को भारी मत से जिताने का। महेंद्र पार्टी कह रहे हैं मैं बहुत मजबूत हूँ। वो मजबूत कहने से कोई मजबूत थोड़ा ही होता है। तो हनुमान बेनीवाल को आपने धोखा दिया क्या? नमस्कार, चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर में, और जैसलमेर में अभी हमारे साथ मौजूद है उमेदवार राम बेनीवाल, जो कि पहले आरएलपी से चुनाव लड़ सकते हैं, बाईतू से, और महज 800 वोटों से चुनाव हारे थे। इसे बदकिस्मती के हैं या किस्मती के हैं, ये तो भविष्य के घर में छुपा है, क्योंकि मे भी हो सकता है जीत जाए चुनाव, क्योंकि बहुत टक्कर का मामला यहाँ पे चल रहा है। पूरे देश में इस सीट की चर्चा है, और देश विदेश के साथ साथ राजस्थान में हॉट सीट बनी हुई है। इस वक्त उमेदवार राम जी हमारे साथ हैं। उमेदवार राम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए कि एक मजदूर का सफ़र, मजदूर से पुलिस वाला बना, पुलिस वाले से आप अब राजनीति में आ गए हैं, तो कैसे ये सफ़र रहा, इतना संघर्षपूर्ण सफ़र? देखिए, हमेशा हम संघर्षशील रहे हैं। संघर्ष को और कठिनाइयों को चुनौती देना ही हमने अच्छा समझा है। इसलिए शुरू से मजदूरी करके पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद पुलिस की नौकरी की। नौकरी करते करते नौकरी के अंदर मन नहीं लगा। क्यों मन नहीं लगा? राजनीति मन लग रहा है? आगे प्रोग्रेस करने की इच्छा थी, अफसर बनने की थी। वहाँ ट्राई की तो वहाँ चांस ऐसे दिखा कि यहाँ मामला जमने वाला नहीं है, तो फिर बिजनेस का ट्राई किया। बिजनेस का मामला समझ में आया तो फिर नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस। विदेश में गए थे आप? हाँ बिल्कुल, कई देशों में गया। मेरा 2006 में मैंने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया था, और उसके बाद लगातार 8, 9, 10, 3 साल कोलोन के अंदर एग्जीबिशन लगवाया था। और जब कोलोन के अंदर था मैं, तभी गांव के चुनाव थे सरपंची के 2010 में, और गांव वालों ने बुलाया, गांव में सरपंच बना दिया मिसेज को। उसके बाद में फिर वो धंधा भी चल रहा है। फिर जन्मपत्री दिखाई किसी को? अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी आप मजदूर बन जाते हैं, कभी पुलिस वाले, फिर अधिकारी बनना चाहते हैं तो पुलिस वाले बन जाते हैं। देखिए, हम तो गांव में पैदा हुए, गांव में माता पिता भी अनपढ़ थे, उनको पता ही नहीं कि जन्म किस तारीख हुआ, कब हुआ, तो जन्म पत्री कहाँ से बनेगी। और पत्रियां बनाना करना ये तो सब कुछ भाग्य का है, और भाग्य जब मेहनत करते हैं तभी भाग्य। 800 से भी हार गए, फिर निराश हो गए होंगे यार। नहीं, निराशा तो फिर दुख तो होता है, लेकिन हमें हार कभी मन से हार नहीं मानी, और लोगों का मन जीता हमने। हार चुनाव बेसिक हार गए, लेकिन चुनाव लोग मन जीता, तभी तो लोकसभा का कैंडिडेट बनाए लोगों ने, नहीं तो कौन बनाता। आज एक डेलीगेट की टिकट नहीं देते, एक जिला परिषद सदस्य की टिकट। यहाँ जो बाड़मेर जैसलमेर के लोग हैं, सीमावर्ती इलाका है, यहाँ क्या लगता है आपको? राष्ट्रवाद तो वैसे ही कण कण में बसा है यहाँ पे। हर व्यक्ति, हर दूसरे घर में सेना से जुड़ा हुआ राष्ट्रवाद की बात हर कोई करता है, लेकिन सिर्फ कहने से राष्ट्रवाद होता है, आपका मतलब है कि या फिर दिल में होना चाहिए राष्ट्रवाद? नहीं, राष्ट्रवाद सभी राष्ट्रवादी है। कौन सा राष्ट्र विरोधी है? जो इंडिया, जो देश के अंदर रहता है, वो प्रत्येक आदमी राष्ट्रवादी है, प्रत्येक आदमी देशभक्त है। ये तो चुनावी फायदा लेने के लिए इसको मुद्दा बना दिया जाता है। बाकी सब राष्ट्रवादी है। सामने वाले कह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी अपने आप को बता रहे थे, वो तो निर्दलीयों के साथ में घूम रहे हैं। अच्छा, तो देख ही रहे हो ना आप, यहाँ जो अपने आप को देश खतरे में है, राष्ट्रवाद की बात करने वाले सारे बीजेपी का साथ छोड़ के भग गए, तो राष्ट्रवाद कहाँ हुआ? तो आपका राष्ट्रवाद क्या कहता है? आपकी सोच क्या कहती है राष्ट्रवाद को लेकर? देखिए, राष्ट्रवाद की मैंने बताया ना, प्रत्येक नागरिक जो भारत के अंदर रहता है वो भारतीय है, और भारत से अपने देश से प्यार करता है, अपने संविधान से प्यार करता है, सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। सर, आप मजदूर रहे हैं, आपने एक फैक्ट्री में भी काम किया है, आप मजदूरों की पीड़ा भी समझते हैं। मुझे जानकारी है, यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर, कोलकाता के अंदर जाते हैं। उनको तमाम तरह की रेलवे की और तमाम तरह की समस्याएं उनको होती है। उसको लेकर, वेलफेयर को लेकर अगर आप चुने जाते हैं या आप वोट मांगना चाह रहे हैं उनके सामने, तो क्या आप करेंगे? क्या आपका प्लान है? मेरा ये रहेगा, एक तो यहाँ पे जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर स्थानीय लोगों को 80% से ज़्यादा रोज़गार मिले। दूसरा, जैसे बलोत्रा एक कपड़ा उद्योग है, जो एक ज़माने में अपने मारवाड़ का जो उद्योग रोज़गार का मुख्य साधन था, वो आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है। मेरा प्रयास रहेगा कि बलोत्रा का कपड़ा उद्योग, पाली का कपड़ा उद्योग, जोधपुर का कपड़ा उद्योग, इसकी सुधार आए, और सबसे पहले बलोत्रा का
ताकि यहाँ मजदूरों को, स्थानीय को रोज़गार मिले। बाकी जैसे रिफाइनरी अभी प्रोडक्ट चल रहा है, तो इससे भी बायो प्रोडक्ट की जितनी इंडस्ट्रियाँ लगे उनमें, और बायो प्रोडक्ट की नई उद्योग लगे जिसके अंदर स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। और रिफाइनरी के अंदर भी हम प्रयास कर रहे हैं, हम सत्ता में नहीं थे फिर भी संघर्ष करके कई लोगों को वहाँ रिफाइनरी के अंदर योग्यता अनुसार लगवाया, लेकिन वो हमारा प्रयास 2% भी नहीं था। पर अब हम सत्ता के अंदर आते हैं, यहाँ से जनता का आशीर्वाद मिलता है तो उसको 100% करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही यहाँ नए उद्योग स्थापित हो, जैसे सोलर एंड विंड का बहुत स्कोप है यहाँ, सोलर का बहुत स्कोप है। ये बडेर इससे संबंधित सोलर की बायो प्रोडक्ट, सोलर जैसे उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे, जैसे प्लेट्स हैं, तो मॉड्यूल माउंटिंग फैक्ट्री अगर यहाँ लगती है फैक्ट्रियाँ, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा और अपने एरिया का डेवलप आपने होगा। सोलर का भी काम किया है, यहाँ सोलर का बड़ा हब बन सकता है और बच्चों को मतलब बिजली के साथ साथ रोजगार भी मिल सकता है लोगों को। बिल्कुल, इसमें प्रयास रहेगा। मैंने शुरू जब 2011 के अंदर सोलर यहाँ पहला प्लांट लगा था बाप के अंदर, उस पहले प्लांट का काम ही मैंने किया था, वहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम। तो तब से मुझे पूरा पता है कि सोलर इंडस्ट्रीज में लेबर्स की क्या प्रॉब्लम है, डेवलपर की क्या प्रॉब्लम है, तो उनके साथ में आपस में कॉम्बिनेशन बैठता है तो सबको फायदा है। सर आप रील को पसंद करते हैं, मतलब रील आप भी बनाते हैं क्या? मतलब अब मैंने तो कभी बनाई नहीं है रील, मुझे बनानी नहीं आती है। बाकी मेरे समर्थक है, प्रशंसक है, वो बनाते रहते हैं। बाकी हम हकीकत में विश्वास करते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। हकीकत में जो संघर्ष किया है वही, दिखावटे में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। गोविंद डोटासरा जी कहते हैं कि मोरिया बोलेंगे बीजेपी का, तो आप भी यहाँ मोरिया बुलाने की तैयारी में हैं? देखिए, वो तो जनता तय करेगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है जनता का रुख इस बार कांग्रेस पार्टी को भारी मत से जिताने का है। सर एक सवाल है मेरे मन में, जहन में बार बार आता है सर, कि जब कोलिब्रेशन हो रहा था आरएलपी और कांग्रेस पार्टी का, जब कोलिब्रेशन हो रहा था तो फिर आप कोलिब्रेशन से चुनाव लड़ते हैं, आप कांग्रेस पार्टी में कैसे आए? ऐसी क्या स्थिति बनी? ये लोगों की मन की इच्छा थी और सबकी भावना थी। बाड़मेर जैसे तो मतलब हनुमान बेनीवाल को आपने धोखा दिया क्या? नहीं, धोखा कुछ नहीं दिया, उनसे बात करके। अच्छा, मतलब सहमति से गए हैं? सहमति। आपकी मित्रता अभी कायम है? धोखा क्यों देते? हमने काम किया तब तक ईमानदारी से किया, पार्टी के लिए 2 चुनाव भी लड़े और भी जिला परिषद सदस्य में पार्टी से जीता हूँ, तो सब कुछ बातचीत करके गया। बाकी 2 प्रयास कर लिए। बाड़मेर जिले में लोगों की इच्छा थी कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से लड़ना चाहिए, तो उन सब की भावनाओं को देखते हुए इससे फायदा ही होगा। सर आपके विरोधी एक माहौल बना रहे हैं कि उम्मीदवार को हनुमान बेनीवाल नहीं चाहते उम्मीदवार जीते क्योंकि वो बड़े नेता बन जाएंगे, वो आरएलपी से आए हैं, ऐसा एक मतलब नैरेटिव टाइप तैयार किया जा रहा है क्या? ये तो होता रहता है, हर जगह घर में ही होता है। आपके उनसे संबंध कैसे है? अभी बातचीत होती है? अच्छे संबंध है, बातचीत होती रहती है। अभी सहयोग कर रहे हैं उनको? हाँ बिल्कुल, हमने अपील की है वहाँ मतदान करने के हनुमान जी के पक्ष में, और बाकी जितना हमसे हो सकता है, जितनी हमारी हैसियत और कैपेसिटी है उतना मदद अभी भी मानते हैं आप हनुमान बेनीवाल को? हाँ बिल्कुल, हनुमान जी बेनीवाल हमारे आदर्श थे, आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से अभी कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बाकी व्यक्तिगत संबंध हमसे परिवार जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एक नैरेटिव ऐसे ही तैयार किया जा रहा है। वो ऐसे विरोधियों का काम ही ऐसे ही है। तो रविंद्र भाटी कह रहे हैं कि पचपदरा भी बयान आपने सुना होगा। वो कहते रहते हैं जब पचपदरा कभी गए ही नहीं तो पचपदरा का उनको क्या पता। रिफाइनरी का कह रहे हो गए? हाँ, रिफाइनरी का गेट नहीं देखा जाके, अंदर कभी गए ही नहीं तो उन्हें क्या पता। रिफाइनरी कभी? हम तो रिफाइनरी जब से नींव डली, जैसे बाउंड्री बनी, उस समय से रिफाइनरी में ही है। तो रिफाइनरी पे और क्या, रिफाइनरी सफल क्यों नहीं हो पाई? प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लंबा बड़ा प्रोजेक्ट है, देरी की, जानबूझकर इसको चालू करने में देरी की है। अगर इसको 2014 के 15 के अंदर ही शुरू कर देते तो आज दिन तक वो बन के तैयार हो जाती है। और बड़े प्रोजेक्ट हैं, टाइम लगता है। बीच में एक तो लेट शुरू होने के जस्ट बाद में कोरोना काल आ गया था, उससे साल भर का डिस्टर्ब हो गया। और दूसरा 5-6 साल लेट होने की वजह से उनकी जो लागत थी, कॉस्ट भी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। उस समय स्टील की रेट थी 3,000 रुपये उसकी टन की। उम्मीदवार राम जी एक सवाल, 30 रुपये किलो थी और अब हो गई है 65-75,000 रुपये मेरे जहन में। और पूरे देश जानना चाह रहा है एक चीज़, पचपदरा मतलब बाड़मेर के पानी में ऐसा क्या जादू है सर? यहाँ यूट्यूबर से लेकर, नेता से लेकर
और जो भी लोग हैं जो मतलब इन्फ्लुएंसर टाइप लोग हैं वो बड़े वायरल होते हैं, कारण क्या है? मतलब ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या पानी में नहीं, आपका देखिए, जादू है? पानी तो वैसे कम है, लेकिन जादू क्या है सर? सदियों से हमने पानी के लिए संघर्ष किया और घी से ज़्यादा, घी दूध से ज़्यादा पानी की वैल्यू होती थी। मैं जब स्कूल जाता था मुझे खुद पता है कि मटका सर पे रख के पानी लेके आते थे। जो छोटे बच्चे होते हैं तो आधा मटका या उसका पाव मटका उतना पानी खुद लेके आते हैं, तो पानी गिराया नहीं कभी, यूज़ किया। और दूसरी है कि मारवाड़ का पानी है ना, जितना गहरा है उतने लोग गहरे हैं, उतने समझदार हैं। तो आई मीन माय क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर सोशल मीडिया ज़्यादा उपयोग करते हैं या क्या कारण है कि मतलब जैसे आप कुछ बोलोगे ना, मतलब उमेदवार राम जी ने कुछ बोला, या तो फिर वो बाहर जो लोग रहते हैं वो लोग देखते हैं। ये तो प्रैक्टिकल सवाल है, मुझसे जयपुर के पत्रकार भी पूछते हैं, दिल्ली के पत्रकार भी पूछते हैं कि बाड़मेर के पानी में ऐसा क्या है? नहीं, बाड़मेर के लोग ज़्यादा अभाव में ज़्यादा रहे हैं, तो एकदम से जो सुविधा मिली है ना उसका उत्सुकता से प्रयोग करते हैं, और होशियार तो बहुत हैं। तो कहीं उस रुपये का फायदा रविंद्र भाटी को नहीं मिल जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब समझदार हैं, लोग सोच समझ कर वोट करेंगे। अच्छा, अगर आप जीतते हैं या आपको वोट क्यों करे आपकी जनता, इस पे आप बताइए, क्यों वोट करें आप? देखिए, लोगों के बीच में मैं रहा हूँ और लोगों के लिए काम करूँगा, इसलिए वोट, मेरे ऊपर विश्वास है लोगों का। नहीं, लोगों के बीच में मतलब आपका आई मीन मोटो क्या है? व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे अगर जीतते हैं तो चुनाव? मेरा एजुकेशन के सेक्टर में बदलाव लाना है, नई क्रांति लेके आनी है। डिजिटल एजुकेशन जैसी बड़ी स्कूलों में, आपने डीपीएस का नाम सुना है, हाँ। और इंटरनेशनल स्कूल हैं, बड़े लेवल की जो दिल्ली बॉम्बे की स्कूल है, उन स्कूलों के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, मतलब स्मार्ट एजुकेशन का स्मार्ट बोर्ड है, इंटरनेट के माध्यम से जो नई लेटेस्ट विजन आता है, टेक्नोलॉजी है, तो उससे पढ़ाया जाता है। बट वहाँ पढ़ाने वाले, वो जहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिलती है या रोज़गार सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, उसके बाद में प्रयास करते करते वहाँ जाते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लाखों में सेलेक्ट होकर आते हैं। तो बेसिकली होशियार तो वो गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ाने वाले हैं। उनमें सिस्टम का बदलाव अगर हो जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ की बेटर एजुकेशन हो सकता है। और ये प्रयास, इसकी शुरुआत मैंने बैतूल से की है। 50-60 स्कूलों के अंदर डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम बनाए हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि पूरे ज़िले की स्कूलों के अंदर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम बनाऊं, मेरे सहयोग से, जनता के सहयोग से, सरकारी सहयोग से, और CSR फंड जो कंपनियों के अंदर आता है उसका वैसे 90% मिसयूज होता है, किसी ने एजेंसियों को दे दिया, कुछ दे दिया। तो CSR फंड को सही शिक्षा के अंदर सही यूटिलाइज करके, कैलाश चौधरी ऐसे बोल शिक्षा रहे के हैं, उन्होंने बहुत एजुकेशन काम को, करा है। वो तो कह रहे हैं कि 10 साल 5 साल में रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, मैंने बहुत काम करा है, भारतमाला प्रोजेक्ट में लेके आया हूँ, तमाम तरह की प्रोजेक्ट की दुहाई दे रहे हो। वो तो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा क्या काम करवाएं। काम करवाया है तो उनको जनता जिता देगी, नहीं करवाया है तो उनकी बात है, कोई दम और नहीं। शत्रप, सारे शत्रप बीजेपी के आ रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं। नेता आके गए ना, मैं विधानसभा चुनाव में आके गए, नेताओं सबको देख लिया ना बीजेपी वालों को, नहीं, कितना अभी दम है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, अमित शाह यहाँ मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री हमारे बैतू के अंदर आए, स्पेशल बैतू की सीट के लिए वो रैली की थी, 25,000 पीछे रहा था वहाँ के बीजेपी का कैंडिडेट। तो मोदी जी की बातों में वो दम नहीं है जो जितना पहले बोलते थे। बोलते ही इतनी कॉन्फिडेंस है कि उसको बात में बहुत ज़्यादा दम लगता है, लेकिन वो बातें सारी खोखली होती है। हिंदुत्व की बात, सनातन की बात, धारा 370, राम मंदिर, तमाम यहाँ आपके मंचों से यहाँ पे प्रधानमंत्री आए, तमाम बातें हुई यहाँ पे। तो फिर आप इस वेव में इस बात की नहीं, खाली धर्म और इससे बातों से पेट नहीं भरता। रोजगार के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, स्थानीय जो मुद्दे थे उनके बारे में क्या किया। मोदी जी खुद 2014 के अंदर यहाँ आए थे, तब बोले थे इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर को मिलाकर बॉर्डर एरिया को हरा भरा कर दूंगा, और माही बांध का पानी जो राजस्थान के हिस्से का मिलना चाहिए था, वेस्टर्न कैनाल परियोजना के नाम से एक संघर्ष समिति बनी हुई है, उसने उच्चतम न्यायालय में केस भी जीत लिया कि राजस्थान के हिस्से का पानी मिलना चाहिए। वो अभी तक मोदी जी ने उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया। जब 2019 में दोबारा आए तो लोगों ने सवाल किया तो बोला कि 5 साल बहुत कम होते हैं, हमने सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी और अभी दोबारा हमको मौका दो, हम कर देंगे। दोबारा मौका दिया, दोबारा भी कुछ नहीं किया। सारे के सारे मुद्दे जो रेलवे का था, नई रेल लाइन गुजरात से जोड़ना, अपना बाड़मेर के अंदर ड्राई पोर्ट का मामला था, बाड़मेर का एयरपोर्ट है, उन मामलों पे कुछ बातें नहीं की। और अभी इस बाड़मेर की रैली में मोदी जी ने एक बात की, उससे लोगों के अंदर बिल्कुल विश्वास उठ गया। मोदी जी ने, या बाबा रामदेव जी जो राजस्थान के लोक देवता हैं और गुजरात आदि से ज़्यादा गुजराती उनको मानती है, उनका कनेक्ट सीधा जम्मू कश्मीर से कर दिया। तो लोगों को पता चला कि ये बोलते हैं वो सारी तो राहुल गांधी बहुत बार गलती कर जाते हैं सर, ऐसा थोड़ी है, गलती तो हो जाती है नेताओं पर होती है। तो ये खाली बातें होती है इनके बाद। लोगों में मोदी जी वाला क्रेज नहीं रहा है, अभी उनकी बातों पर भरोसा नहीं रहा है। महंगाई
के नाम पर वो सत्ता के अंदर आए थे। महंगाई तब गैस सिलेंडर 350 था, अब 1000 से पार हो गया। पेट्रोल डीजल 50-60 था, अभी 100 के पार हो गया। डॉलर की ये बात करेंगे, हम डॉलर को मजबूत करेंगे। मनमोहन जी ने डॉलर को ऊपर ले गए, रुपए को कमजोर कर दिया, हम रुपए को मजबूत कर रहे हैं। कितना मजबूत किया रुपए को, आप बताओ। सर एक अंतिम सवाल, रविंद्र पार्टी कह रहे हैं मैं बहुत मजबूत हूँ, वो कह रहे हैं कि मेरे पक्की जीत मेरी कंफर्म है। वो मजबूत कहने से कोई मजबूत थोड़ा ही होता है। हम तो नहीं कहते हम मजबूत हैं, हम तो यही कहते हैं कि जनता का मन है, रुख है इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताने का और अपने भाई को आशीर्वाद देने का। सर आपने बजरी माफियाओं का आंदोलन किया 3-4 महीने तक शायद किया था, तो आप आएंगे तो शायद लगाम लगेगी इस पे? बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे इसके लिए, सरलीकरण करेंगे नियमों की। कोई एक माफिया को पूरा ठेका नहीं मिले, छोटे छोटे एक माफिया कौन, नाम बताइए ना, आप खुल के बताइए। उस समय बोल रहे थे, आप डरते क्यों, बोलिए ना उसका नाम, बोलिए ना। नाम आपको पता ही है सब, हमसे आप भी बताइए ना, खुल के बोलिए ना, पहले भी तो बोल रहे थे आप। बता देंगे आपको। तो ये थे हमारे साथ उमेदवार बेनीवाल जिन्होंने खास बातचीत की। नमस्कार, जितेश जेठमलानी, जैसलमेर राजस्थान।